जय हिंद दोस्तों। स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं साकिब मलिक आप सभी को इस वीडियो में पढ़ाऊंगा श्वसन तंत्र, रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित आपकी परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जीएस के पोर्शन में आपसे श्वसन तंत्र से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पूछा जाता है। तो दोस्तों, रेस्पिरेशन सिस्टम को आज हम पूर्ण रूप से पढ़ने वाले हैं और उससे संबंधित बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे उन सभी को भी कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं रेस्पिरेशन या श्वसन होता क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन के भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन कर या विघटन कर ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन के द्वारा जो भोज्य पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता है, उससे जो प्राप्त ऊर्जा होती है, इस पूरी प्रक्रिया को हम श्वसन के नाम से जानते हैं। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्लूकोज, जो कि हम भोजन के रूप में लेते हैं, C6H12O6 को यहाँ पर हम ऑक्सीजन के साथ अगर इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल जाता है और ऊर्जा के रूप में, ATP के रूप में ऊर्जा बाहर आती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इस प्रकार से पूरा ऑक्सीडेशन होता है, इसी क्रिया को हम श्वसन बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, सांस लेने से लेकर हमारे शरीर में ऊर्जा बनने तक की प्रक्रिया को 3 भागों में बांट सकते हैं। अगर हम रेस्पिरेशन को सांस लेने से लेकर ऊर्जा बनने तक की प्रक्रियाओं को 3 भागों में बांटें, तो सबसे पहला भाग आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा बाह्य श्वसन, जिसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। दूसरा भाग आप लोगों का हो जाएगा गैसों का शरीर में परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस हो जाएगा। और तीसरा आपका हो जाएगा आंतरिक श्वसन, या फिर जिसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन तीनों को हम विस्तार से आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर बाह्य श्वसन या फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को। प्राणियों और वातावरण के बीच श्वसन गैसों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि के आदान प्रदान को बाह्य श्वसन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, किसी भी प्राणी के अंदर जो आदान प्रदान इस चीज़ों का होता है, उसको हम बाह्य श्वसन कहते हैं। दूसरी लाइन में समझें, ऑक्सीजन का शरीर में आना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर जाना, इसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या फिर बाह्य श्वसन के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बाहर आना और यहाँ पर एंटर की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन का एंटर करना, इस प्रक्रिया को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने हैं, अगर हम सांस को अंदर की तरफ लेते हैं तो सांस के साथ कौन कौन सी गैसों का मिश्रण कितने परसेंटेज में अंदर जाता है या बाहर आता है, इस सब को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर शरीर अंदर की तरफ एंटर करते हैं तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और जलवाष्प 0.5% हमारे शरीर के अंदर जाती है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर शरीर को अगर यहाँ पर गैस को बाहर करते हैं या सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन 78%। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद कर लेना है, सांस अंदर लेते हुए या सांस बाहर छोड़ते हुए दोनों ही प्रक्रियाओं में नाइट्रोजन जो है वो बराबर मात्रा में होती है। ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं तो 16%, कार्बन डाइऑक्साइड 4% और जलवाष्प जो है वो 6.5% बाहर आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा पॉइंट आप लोगों का था गैसों का शरीर में परिवहन या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं में पहुँचना और वापस फेफड़ों तक आने की प्रक्रिया को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो ऑक्सीजन होती है वो फेफड़ों तक शरीर में मिल जाना या शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना और शरीर की कोशिकाओं से वापस फेफड़ों तक आने की जो प्रक्रिया है उसको हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस बोलते हैं। श्वसन गैसों को शरीर में ट्रांसफ़र करने का काम ब्लड करता है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा रक्त होता है इन गैसों को ट्रांसफर करने का काम करता है पूरे शरीर में या कोशिकाओं में। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तरीके से ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि वायु में मिली होती है। यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो हमारे खून में या ब्लड में आरबीसीज में मिल जाती है और पूरे शरीर में कोशिकाओं में विभाजन करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहीं पर हमारे फेफड़ों में आ जाती है। इस प्रकार से यह प्रक्रिया की जाती है, आप लोगों को ध्यान रखना है।
नेक्स्ट यहाँ पर है ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगर हीमोग्लोबिन की हम बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन होता क्या है या फिर एचबी क्या होता है, यह एक प्रोटीन होता है जो रक्त में पाया जाता है। इसके केंद्र में लौह परमाणु होते हैं। अगर यहाँ पर हम एक डायग्राम के माध्यम से समझें तो ये हमारे लंग्स हैं और लंग्स से यहाँ पर ब्लड में हम ऑक्सीजन को प्रवाहित करते हैं। तो ऑक्सीजन में जब हीमोग्लोबिन मिलता है हमको ऑक्सीजन के साथ, तो यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इस प्रकार से पूरे रक्त की कोशिकाओं में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन घूम जाती है। उसके बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन बाद में ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में टूट जाता है कोशिकाओं में जाकर, और ये बाहर फेफड़ों तक आ जाता है। यह आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर है आंतरिक श्वसन, जिसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। आंतरिक श्वसन में श्वसन गैसों का जो एक्सचेंज होता है वो कोशिकाओं में होता है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कोशिका को टोटल जितना भी एक्शन यहाँ पर एक्सचेंज होगा वो सब कोशिकाओं में होगा, इसीलिए हम इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। कोशिकीय श्वसन दो प्रकार का होता है, एक होता है अनॉक्सी श्वसन या जिसको हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, और एक होता है ऑक्सी श्वसन जिसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। इन दोनों के अंतर को आगे पढ़ते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन के बीच जो अंतर है, सबसे पहले अगर अंतर की बात करते हैं तो यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जी हाँ दोस्तों, जो ऑक्सी श्वसन होता है वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और अनॉक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट होगी। दूसरा यहाँ पर पॉइंट है आपका, इसमें कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इसमें कार्बन पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है, इस प्रक्रिया के अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल होते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया के जो अंतिम उत्पाद होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एल्कोहल होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, एक ग्लूकोज अणु से 38 एटीपी या 673 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन इसमें एक ग्लूकोज के अणु से केवल 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। तो ऑक्सी श्वसन यहाँ पर ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है, 38 एटीपी ऊर्जा यहाँ से प्राप्त होती है। नेक्स्ट यहाँ पर है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर आपको याद करने ज़रूरी है। मनुष्य में सांस लेने की दर 12 से लेकर 15 बार प्रति मिनट होती है, यह आपको याद कर लेना है। अगला पॉइंट है, मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया का जो नियंत्रण होता है वो मस्तिष्क के मेड्यूला ओब्लांगेटा भाग से होता है। अगर यहाँ पर मस्तिष्क के चित्र में हम देखें तो यह भाग मस्तिष्क के निचले हिस्से में यहाँ पर होता है मेड्यूला ओब्लांगेटा, ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये 10 प्रश्न मैं आप लोग को लेकर आया हूँ। आपके 10 में से कितने प्रश्न सही हो पाए हैं और आपका कितना समझ में आ गया है वो सब लिखकर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, अगर हम स्तनधारियों के श्वसन की बात करें तो आपके ऑप्शन है क्लोम द्वारा, श्वास नली द्वारा, त्वचा द्वारा या फिर फेफड़ों द्वारा। तो दोस्तों, मैमल्स में सभी जीव जंतु और मनुष्य आते हैं, तो ये जो है फेफड़ों के द्वारा श्वसन प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 2, श्वसन क्रिया में वायु के कौन सा घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को जब सांस अंदर लेना और बाहर लेने में जो सांस में उपस्थित गैसें होती हैं या वायु में जितने भी घटक होते हैं उन सभी की मात्राओं के बारे में बताया था। तो दोस्तों, नाइट्रोजन ऐसा था जिसमें सांस बाहर लो चाहे अंदर लो, उन सभी में नाइट्रोजन का परसेंटेज बराबर था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की बात करते हैं, जब हम सांस को आउट करते हैं तो उसमें कितनी होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4% होती है। अगर हम सांस अंदर की तरफ की बात करते हैं, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो 0.03% आप लोगों को याद कर लेना है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 4, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। अगर श्वसन की क्रिया की बात करें तो आपके ऑप्शन है राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर हरित लवक। तो दोस्तों, श्वसन की क्रिया जो है वो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 5 आपके सामने, मनुष्य में श्वसन के दौरान निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है। अगर ऑक्सीजन की हम मात्रा की बात करते हैं श्वसन के दौरान बाहर निकलने वाली वायु में, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 16%। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 6, एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण पर कितने एटीपी अणु का निर्माण होता है। अगर एक ग्लूकोज के हम पूर्ण ऑक्सीकरण की बात करते हैं तो दोस्तों 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 7, वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस ले सकता है। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि 12 से 15 बार एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में सांस ले सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 8 आप लोगों के सामने,
आपके ऑप्शन है यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यह लोह युक्त यौगिक है, यह कुछ रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, या फिर यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो दोस्तों इसका यह कथन सही नहीं है, क्योंकि यह रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता है, लेकिन यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, ये बिल्कुल सही है। यह लोह यौगिक है, ये भी सही है, लेकिन यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 9। मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया मेडुला ओब्लांगेटा भाग से मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 10। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। अगर हम हीमोग्लोबिन के कार्य की बात करते हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन जो है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। तो दोस्तों इन 10 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए और आपको वीडियो कैसी लगी? अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं और वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।